जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। आज है 20 सितंबर 2022 और 20 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और आगे आज का हमारा जो मोटिवेशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार से भैया कि अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसका अर्थ समझिएगा। कह रहा है कि अहंकार का भाव एक ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। यानी कि यदि आपके अंदर अहंकार है तो आप कितने मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं इसका आभास आपको नहीं होने देता है। सामने वाले को हो जाएगा लेकिन आपको नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। मेरे प्यारे मित्रों, अहंकार मत पालिएगा, आप लोग कभी भी मत पालिएगा। जितने लोगों ने अहंकार पाला है उन सब का विनाश निश्चित है। कहते हैं ना कि अहंकार तो रावण का नहीं चला तो हम इंसान का क्या, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर रावण वाली बात आ गई है तो आगे पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, राम की तरफ। आइए, आपका आज का पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के किस राज्य में बनाई जाएगी। अब यहाँ पर आप संशय पड़ गए होंगे कि ऑलरेडी तो भारत में बनाई जा चुकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के रूप में, तो फिर कौन सी बन रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के ही राज्य में बनाई जा रही है और भारत के उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। भारत के उत्तर प्रदेश में, अगर हमने उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया तो भैया आप समझ गए होंगे कि सबसे ऊँची प्रतिमा किसकी बनाई जा सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा की कुल लंबाई होगी 221 मीटर। अगर मैं बात करूं, इसके पहले जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो अभी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा है, उसकी जो ऊंचाई है वह है 182 मीटर। लेकिन जो रामलला की, जो भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 221 मीटर है। इस परियोजना के लिए 447 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। किसके लिए भैया, भगवान श्री राम की मूर्ति को बनाने के लिए, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति होगा। बात करते हैं कि इस प्रतिमा को बनाएगा कौन भैया। इस प्रतिमा को बनाने का काम देश के प्रख्यात मूर्तिकार पद्म विभूषण रामवी सुतार करेंगे। कौन भैया, रामवी सुतार द्वारा किया जाएगा। अब अच्छा, ये रामवी सुतार कौन, इनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने में लगभग 2000 के करीब कारीगर लगेंगे। यह जो प्रतिमा है 4 साल में बनकर के तैयार हो जाएगी। प्रतिमा का डिजाइन रामवी सुतार के बेटे अनिल राम सुतार ने तैयार किया है भैया। ये जो भगवान श्री राम की प्रतिमा है उसको तैयार किसने किया है भैया, रामवी सुतार के बेटे अनिल राम सुतार ने। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि भारत में स्थित है और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किसके भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगर बात करेंगे जो भगवान श्री राम की प्रतिमा होगी भैया, 221 में 182 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यह प्रतिमा जो है भगवान श्री राम की प्रतिमा से 169 मीटर अधिक ऊँची है। सॉरी, यहाँ पर जो भगवान श्री राम की प्रतिमा बनेगी यह 69 मीटर ऊँची रहेगी। किससे भैया, किससे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊँची रहेगी। आइए बात करते हैं थोड़ा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। अभी हमने ऊपर बात किया था रामवी सुतार की। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, इसको भी किसने बनाया था, रामवी सुतार ने ही बनाया था। जरा देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह कहाँ स्थित है भैया, यह साधु बेट द्वीप पर स्थित है। यह किस बात के निकट है भैया, सरदार सरोवर बांध के निकट है। किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। किस राज्य में है, गुजरात में है। किस देश में है, भारत में है। कौन भैया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए बात करते हैं रामवी सुतार की। मेरे प्यारे मित्रों, रामवी सुतार द्वारा निर्माणाधीन कुछ अन्य स्टैच्यू भी हैं, जैसे कि आपके यहाँ छत्रपति शिवाजी की मूर्ति है। यह मेरे प्यारे मित्रों, इसकी जो छत्रपति शिवाजी की जो ऊंचाई होगी इस मूर्ति की होगी 212 मीटर। कितना हो जाएगा, 212 मीटर। जब बनकर के तैयार होगा तो यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी राम भगवान के बाद। इसके बाद अच्छा, ये कहाँ निर्माण किया जा रहा है इसका, मुंबई में।
और उसी के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की भी मूर्ति का भी निर्माणाधीन है भैया। इसको भी कौन निर्माण कर रहा है? रामवी सुतार के द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। यह भी कहाँ स्थापित है? होगा मुंबई में होगा। इसके अलावा भगवान शिव की, भगवान शंकर की, महाकाल की, इनका भी एक मूर्ति बनाया जा रहा है, इनका भी एक प्रतिमा बनाया जा रहा है कर्नाटक में, जो कि 46.6 मीटर ऊंची होगी। कितना भैया? 46.6 मीटर ऊंची होगी। तो इतने थे भैया ये जो राम सुतार हैं, ये पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है। इन्होंने ही आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण भी किया था। और यही भगवान श्री राम की मूर्ति का भी क्या करने जा रहे हैं भैया? मूर्ति को बनाने जा रहे हैं। और उसमें कुल कितने कारीगर लगेंगे? लगभग 2000 कारीगर लगेंगे, 4 साल लग जाएगा बनाने में। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस देश को टाइफून नानमाडोल से बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? मेरे प्यारे मित्रों, नानमाडोल एक तरह का टाइफून है। टाइफून को तूफान कहते हैं। टाइफून क्या कहते हैं भैया? तूफान कहते हैं। तो किस देश को टाइफून नानमाडोल से बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, जापान को। किसको? जापान को। आइए बात करते हैं आगे इस नानमाडोल के बारे में। टाइफून नानमाडोल से बचाव और निकासी के लिए जापान को चेतावनी जारी किया गया है। इसका प्रभाव क्यूशू द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। अब कहेंगे क्यूशू द्वीप क्या है? अभी मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में। हालांकि मैंने इसके पहले वाले दिन यानी पिछले दिन मैंने बताया था जापान के बारे में, यहाँ भी चर्चा कर देंगे हम, है ना। जापान 4 द्वीपों पर विस्तृत है, सारा चर्चा करेंगे। जापान मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान में हवाओं की रफ्तार 108 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही। कितना सोच सकते हैं? 108 से 182 किलोमीटर। यह तबाही मचा रहा है इस समय जापान में। इसीलिए कहा गया कि नानमाडोल से बचाव व निकासी के लिए, यानी कि जो लोग वहाँ से बच सकते हैं, निकल सकते हैं, वो निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये नानमाडोल तूफान आ रहा है। क्लियर? जापान एक द्वीपीय देश है। आइए आगे बात करते हैं जापान के बारे में। ये भैया जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर विस्तृत है। अब कहेंगे क्यूशू कहाँ है? देखिए मेरे प्यारे में, तो पहले क्यूशू देख लेते हैं, जहाँ पर ये तूफान का प्रभाव है। जो अंतिम वाला द्वीप है ना, ये वाला, ये है द्वीप। ये क्या भैया? क्यूशू है। ये क्या है? क्यूशू है। और यहाँ पर ये क्या है? शिकोकू है। ये पूरा इतना बड़ा जो दिख रहा है ये होन्शु द्वीप है। और ये क्या है? होक्काइडो द्वीप है। यानी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 मुख्य द्वीपों पर कौन बसा है भैया? आपका जापान बसा हुआ है। अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ पर भैया नानमाडोल का प्रभाव है। और ये नानमाडोल धीरे धीरे राजधानी टोक्यो की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जापान की राजधानी क्या भैया? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान राजधानी टोक्यो देखिए यहीं पर है। आइए जापान के बारे में अन्य जानकारियों को भी जान लेते हैं। अगर मैं वर्ल्ड मैप पर देखूं, अभी कल भी चर्चा किया था हमने जापान का, अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखना चाहेंगे, देखिए पीछे वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप पर जापान आपका ये यहाँ पर है। ठीक, जापान के बारे में कुछ जानकारियाँ भी जानते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की भाषा जापानी। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। जापान की अवस्थिति कहाँ भैया? प्रशांत महासागर में। जापान किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। आगे आइए, कह रहे कि हाँ, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या गिराया गया था भैया? बम गिराया गया था। और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय फैट मैन। देखिए ये जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी है कहाँ? हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ये जो आपका होन्शु द्वीप है, इसका ये वाला क्षेत्र यहाँ पर हिरोशिमा और क्यूशू पर क्या है? नागासाकी है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। जापान हो गया। तीसरा प्रश्न आपका। तीसरा प्रश्न आज का है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीता भारत के किस सेना से संबंधित है? देखिए प्रोजेक्ट चीता भी जो प्रोजेक्ट चीता है, इसी के तहत अभी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है नामीबिया से। इस प्रोजेक्ट चीता का उस प्रोजेक्ट चीता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीता भारत के किस सेना से संबंधित है? तो भैया यह जो है इंडियन एयर फोर्स से संबंधित है। किससे भैया? इंडियन एयर फोर्स से संबंधित है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता इंडियन एयर फोर्स से संबंधित है। प्रोजेक्ट चीता का संबंध सुरक्षा बल में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, यानी जो प्रोजेक्ट चीता है ये किससे भैया संबंधित है? सुरक्षा बल में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से है। प्रोजेक्ट चीता के तहत इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं भैया? इजराइल से आ रहे हैं, इजराइल देश से आ रहे हैं। इसको तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जाएगा। किसके लिए भैया? तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जाएगा। आगे है कि भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इजराइल ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगे। यानी जो इजरायली ड्रोन्स होंगे उसको कैसे लैस किया जाएगा भैया? पूरी तरह से मिसाइलों से लैस किया जाएगा। देखिए ये कुछ ड्रोन्स हैं, है ना, जो प्रोजेक्ट चीता के तहत शामिल किए जाएंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं, इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है भैया? जेरूसलम है। इजराइल की भाषा क्या है? अरबी है। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल है। मेरे प्यारे मित्रों, इजराइल इतना पावरफुल देश है, मैं बता नहीं सकता कि समझ जाइए कि बस अमेरिका का छोटा रूप कौन है? इजराइल है। और इजराइल की अवस्थिति देख लीजिए, यहाँ पर है। यहाँ पर ये किस महाद्वीप का देश है भैया? यह आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। किसके भैया? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात यह कि इजराइल भूमध्य सागर से सटा हुआ है। किससे? भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है ना। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये जो आपको खाली वाला व्हाइट वाला भाग दिख रहा है वो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के किनारे क्या है भैया आपका? ये यहाँ पर देखिए बनाया गया क्या है? इजराइल है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आज का चौथा प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भैया इसका सही उत्तर है बजरंग पुनिया। कौन भैया? बजरंग पुनिया। यानी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? बजरंग पुनिया बने भैया। आइए इनके बारे में क्या कुछ जानते हैं, जानकारी न जानकारियों को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया बने हैं। 18 सितंबर 2022 को बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक भैया? कांस्य पदक जीता है। ठीक। पुनिया ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा, किसको भैया? सेबेस्टियन सी रिवेरा, ध्यान दीजिएगा, किसको हराया है? सेबेस्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हराया है। 11-9 से हराया है। ये भैया हो गई पुरुषों के ना, यानी कि पुरुषों में सर्वाधिक किसने जीता भैया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में? बजरंग पुनिया ने जीता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि महिला में ऐसी कौन सी भारतीय महिला रेसलर है जिसने 2 पदक जीत लिया है? किसमें भैया? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और पहली भारतीय महिला है जिसने 2 पदक जीता है, तो वह है भैया विनेश फोगोट। कौन है? विनेश फोगोट। विनेश फोगोट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है। देखिए यहाँ पर दोनों जन का चित्र है। ये है भैया बजरंग पुनिया और ये है विनेश फोगोट। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बजरंग पुनिया किस राज्य से संबंधित, भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, और विनेश फोगोट किस राज्य के रहने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में विनेश फोगोट के बारे में बताया था, इस वीडियो में बजरंग पुनिया के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर के उभरा है? तो इसका सही उत्तर भैया चीन। क्या है? सही है उत्तर है भारत। यानी भारत जो है श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। आइए इसके बारे में और अन्य जानकारियों को जानते हैं। क्या कुछ जानते हैं भैया कि भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? देखिए अच्छा, श्रीलंका को इतना ऋण क्यों दिया जा रहा है? या तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे इससे पहले कौन था, इससे पहले देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। भारत ने पिछले 4 महीने में द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। कितना? 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में किसको छोड़ दिया भैया पीछे? चीन को। यानी कि अभी तक श्रीलंका को सर्वाधिक ऋण किसने दिया था? चीन ने दिया था, है ना। पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता रहा था, लेकिन अब पिछले 4 महीने में ही सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया भैया? भारत बन गया। इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो भारत जो है यहाँ देखिए मैंने श्रीलंका को दर्शाया हुआ है। देखिए श्रीलंका जो है ये आपका श्रीलंका जो है कि भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है ना। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है मैप में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दर्शाया गया है वर्ल्ड मैप में। श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है, यदि और चाइना से हमको हमेशा खतरा रहता है। यदि चाइना श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लेता है, फिर श्रीलंका पर अपना भार डाल देता है पैसों का, तो श्रीलंका उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत की भी यही रणनीति है कि भारत चाहता है कि श्रीलंका को हम इतना कर्जा दे दें, इतना पैसा दे दें कि श्रीलंका हमारे अंडर रहे। यानी कि श्रीलंका पर जब हम चाहें अपनी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, श्रीलंका हमारी बात मान सकता है। ठीक है। शायद इस वजह से भी दिया जा सकता है कर्जे दिए जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, कौन भैया? एलिजाबेथ द्वितीय। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार कब किया गया भैया? इसका सही उत्तर है 19 सितंबर। यानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार कब किया गया? 19 सितंबर को किया गया। आगे बात करते हैं इनके बारे में। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को किया गया। इनका निधन 8 सितंबर 2022 को ही हो गया था। कब भैया? 8 सितंबर 2022 को ही हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में? 96 साल की उम्र में हुआ था भैया। 8 सितंबर 2022 को ही हो गया, लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है 19 सितंबर को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि
जो ब्रिटेन है, कई सारे देशों में उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का। तो भैया ब्रिटेन की जो महारानी हैं, इनके अंतिम संस्कार में सभी प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। और अगर बात करेंगे भारत से, तो भारत की तरफ से भी कौन शामिल हुआ था? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन भैया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, इतने दिन तक उनके जो पार्थिव शरीर था उसको कहाँ रखा गया था? उसको रखा गया था वेस्टमिनिस्टर हॉल में रखा गया था भैया। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? वेस्टमिनिस्टर एबे में हुआ था। कहाँ भैया? वेस्टमिनिस्टर एबे में हुआ था। राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। ठीक, किसका भैया? एलिजाबेथ द्वितीय का। अभी कल ही हुआ है, सॉरी हाँ 19 सितंबर को ही हुआ है। ठीक, आगे है कि अंतिम संस्कार के बाद जो अंतिम संस्कार के बाद लैंकेस्टर हॉल पहुंची। कौन पहुंचा था भैया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और महारानी की याद में शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर की। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, जब इनका अंतिम संस्कार हो जाता है, राजकीय अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जाती हैं कहाँ भैया? लैंकेस्टर हॉल पहुँचती हैं और वहाँ पर महारानी की याद में शोक पुस्तिका पर क्या करती है भैया? शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर करती है। कौन? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की। देखिए, ये है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म कब हुआ था भैया? 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ? अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को हुआ। इनके शासन की अवधि क्या रही? 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक, यानी 1952 से 2022 तक ये क्या किए भैया? शासन की हैं। इनका उत्तराधिकारी कौन बना है? चार्ल्स तृतीय बना है। कौन बना भैया? चार्ल्स तृतीय बना है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब, क्या भैया? ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है भैया? ग्रीन फिन्स हब अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा भैया? तो इसका सही उत्तर है UNEP। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP ने, सॉरी UNEP रहेगा, DP नहीं रहेगा, UNE रहेगा, UNEP ने हाल ही में ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। यह एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अस्थायी समुद्री पर्यटन को क्या करेगा भैया? बढ़ावा देगा, जो अस्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। बात करते हैं UNEP की। चलिए, यह है आपका UNEP का लोगो। ठीक, यानी कि क्या, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। कौन भैया? UNEP। UNEP क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। किसकी भैया? पर्यावरण संबंधी, है ना। अगला है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? जून 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भैया नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस CM की मंदिर उनके एक समर्थक ने बनवाया? देखिए, अभी अब CM के मंदिर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस CM की मंदिर उनके एक समर्थक ने बनवाया है? तो भैया योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के एक समर्थक ने योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया है। कहाँ बनवाया है? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने तस्वीर लगाया है। यह जो व्यक्ति है यहाँ पर जो जो योगी आदित्यनाथ जी का जो मूर्ति बना है, कुछ इस प्रकार से रामलला के रूप में बनवाया गया है। यानी कि जैसे भगवान श्री राम के हाथ में धनुष रहता है और तीली रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? बाण रहता है। ठीक उसी प्रकार से बनवाया गया है योगी आदित्यनाथ का मूर्ति। किसके द्वारा बनाया गया भैया? इनके समर्थक के द्वारा। और इनका जो समर्थक है, इनकी आरती भी करता है सुबह शाम। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिए। CM योगी आदित्यनाथ के समर्थक किसने भैया? प्रभाकर मौर्य ने। इसके समर्थक क्या नाम था इनके? प्रभाकर मौर्य ने अयोध्या में मंदिर बनवाया है। किसका? CM योगी का। CM योगी के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को ही किया गया था, जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। यानी राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन का कार्य हो रहा था 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तो उसी समय यानी कि उसी दिन इनके चहेते या फिर इनके समर्थक प्रभाकर मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर का भूमि पूजन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। कल का हमारा जो प्रश्न था, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है।
कि उत्तर प्रदेश के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों गोंड। ठीक है, इसका सही उत्तर था गोंड। जितने भी लोगों ने सही उत्तर दिया उन सभी को हाई फाइव। अगला प्रश्न है जो हमारा आज का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? ये आपको भैया कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। आगे मेरे प्यारे मित्रों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ मेरे प्यारे मित्रों ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो। यदि आप एक लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे 2 मिनट का समय निकाल करके, तो बड़ी कृपा होगी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए बस करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।